हेलो दोस्तों, नमस्कार। इतिहास विषय से संबंधित आधुनिक भारत की सीरीज में हमारे 37 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए थे। आज हम 38 से स्टार्ट करेंगे। उससे पहले हमने प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत दोनों सीरीज जो है कंप्लीट कर ली। तो आज हम आधुनिक भारत में सभी क्वेश्चनों को एनालिसिस करेंगे। उससे पहले प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो सबसे कट्टर था मौलवी अहमदुल्ला शाह। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं मौलवी अहमदुल्ला शाह ने फैजाबाद में विद्रोह को अपना नेतृत्व प्रदान किया। ये अंग्रेजों के सबसे कट्टर दुश्मन थे। वह मूलतः तमिलनाडु के अरकाट के रहने वाले थे, पर वह फैजाबाद में आकर बस गए थे। उन्होंने भारत के विभिन्न धर्मानुयायियों का आह्वान करते हुए कहा कि सारे लोग काफिर अंग्रेजों के विरुद्ध खड़े हो जाओ और उन्हें भारत से बाहर खदेड़ दो। इनके बारे में अंग्रेजों ने कहा है कि अदम्य साहस के गुणों से परिपूर्ण और दृढ़ संकल्प वाले व्यक्ति तथा विद्रोहियों में सर्वोत्तम सैनिक है, और इनकी गिरफ्तारी के लिए ब्रिटिश सरकार ने 50,000 रुपये का इनाम रखा था। प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो 1857 के जो विद्रोह हुआ था, रिवॉल्यूशन जो क्रांति थी, उसका जो खुले आंखों से देखा था वो था आपका मिर्जा गालिब। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं 1857 के विद्रोह को मिर्जा गालिब ने स्वयं अपनी आंखों से देखा था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोही बनाने का कारण नहीं था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोही बनाने का जो कारण नहीं था वो था आपका डी, अधिकारियों की अक्षमता। ठीक है, इनकैपेसिटी ऑफ ऑफिसर्स, यानी अधिकारियों की अक्षमता इसका कारण नहीं था। बाकी ईसाई धर्म फैलाने के लिए कंपनी के अधिकारियों का प्रयास, जहाज पर यात्रा करने के लिए सिपाहियों को आदेश और भत्ते की रोकथाम, ये तीनों थे। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित वर्गों में से किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पूछा गया है। तो विद्रोह में भाग खेतिहर मजदूरों के द्वारा लिया गया था भाई। साहूकार बिल्कुल रॉन्ग, इन्होंने नहीं लिया था। कृषकों ने बिल्कुल लिया था। कृषक, साहूकार और जमींदार दूसरा और चौथा इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1857 की क्रांति में जो पार्टिसिपेट नहीं किया था वो साहूकार और जमींदारों ने नहीं किया था। आप देख सकते हैं 1857 के विद्रोह बहुत बड़े क्षेत्र में फैला हुआ था और इससे जनता का व्यापक समर्थन प्राप्त था। फिर भी पूरे देश को या भारतीय समाज के सभी अंगों या फिर वर्गों को अपनी लपेट में नहीं ले सका। यह दक्षिणी भारत तथा पूर्वी और पश्चिमी भारत के अधिकांश भागों में नहीं फैल सका। भारतीय रजवाड़ों के अधिकांश शासक तथा बड़े जमींदार पक्के स्वार्थी तथा अंग्रेजों की शक्ति से भयभीत थे और वे विद्रोह में शामिल नहीं हुए। इसके विपरीत ग्वालियर के सिंधिया, इंदौर के होलकर, हैदराबाद के निजाम और जोधपुर के राजा, भोपाल के नवाब, पटियाला, नाभा और जींद के सिख शासक और पंजाब के दूसरे सिख सरदार, कश्मीर के महाराजा तथा दूसरे अनेक सरदारों और बड़े जमींदारों ने विद्रोह को कुचलने में अंग्रेजों की सक्रिय सहायता की थी। कर्नल जनरल कैनिंग के बाद में टिप्पणी की कि इन शासकों ने तूफान के आगे बांध की तरह काम किया, वरना यह तूफान एक ही लहर में हमें बहा ले जाता। व्यापारियों और शिक्षित वर्गों ने कलकत्ता और बंबई में सवाई कर अंग्रेजों की सहायता के लिए प्रार्थना की तथा उच्च तथा मध्य वर्ग के अधिकांश लोग विद्रोहियों के आलोचक थे। और विद्रोह में शामिल अवध के बहुत से तालुकदारों यानी बड़े जमींदारों ने अंग्रेजों से यह आश्वासन पाकर कि उनकी जागीरें वापस दे दी जाएंगी, विद्रोह से किनारा कर लिया। तो यही यूनिटी का अभाव था 1857 की क्रांति में। और ग्रामीण जनता के हमलों का निशाना जो है सूदखोर थे, इसीलिए वे स्वाभाविक तौर पर विद्रोह के शत्रु हो गए। और आधुनिक शिक्षा प्राप्त भारतीयों ने भी विद्रोह का साथ नहीं दिया और शिक्षित भारतीय देश का पिछड़ापन समाप्त करना चाहते थे। उनके मन में यह गलत विश्वास भरा था कि अंग्रेज जो है आधुनिकीकरण के ये काम पूरा करने में उनकी सहायता करेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है पूछा गया है? तो 42 का यहाँ पे ए राइट हो जाएगा, यानी पहला ही स्टेटमेंट बिल्कुल राइट है। 1857 में दरभंगा, डुमराव और हटवा के महाराजाओं और उनके साथी जमींदारों ने आदमी तथा पैसे से अंग्रेजों की मदद की थी।
अगला क्वेश्चन है हमारा, उससे पहले एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में बिहार के कुछ जमींदारों ने अंग्रेजों की धन एवं जन दोनों से बड़ी सहायता की थी और अंग्रेजों को इस प्रकार की मदद पहुंचाने वाले जमींदारों में दरभंगा, डूमराव एवं हटवा के जमींदार शामिल थे। अब देख सकते हैं आप लोग कि हमारे ही लोगों ने, ठीक है, 1857 की रिवॉल्यूशन जो थी उसको फेल किया था। अगला हमारा 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा था? तो बिहार का अप्रभावित भाग था आपका बी, केवल मुंगेर। ठीक है, मुंगेर इससे संबंधित नहीं था, इसमें पार्टिसिपेट नहीं हुआ था। बाकी दानापुर, पटना, आरा और मुजफ्फरनगर थे। आप देख सकते हैं 1857 के विद्रोह के दौरान बिहार में आरा, दानापुर, पटना, मुजफ्फरनगर तथा शाहबाद विद्रोह के प्रमुख केंद्र थे। लेकिन पटना में पीर अली पुस्तक विक्रेता ने विद्रोहियों का नेतृत्व किया था और ग्रामीण जनता के बीच अंग्रेजी हुकूमत के विरुद्ध जो विद्रोही काम कर रहे थे उन्होंने विद्रोही सिपाहियों का समर्थन किया था। अगला क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह लखनऊ में किसने नेतृत्व किया था? तो लखनऊ से नेतृत्व करने वाले थे बेगम ऑफ अवध। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं लखनऊ अवध में विद्रोह का प्रारंभ 30 मई 1857 को हुआ और यहां विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया था और अपने अल्पवयस्क पुत्र बिजरिस कादिर को नवाब घोषित किया। मार्च 1858 में कैंपवेल ने यहां के विद्रोह को समाप्त कर लखनऊ पर पुनः कब्जा कर लिया, जबकि बेगम हजरत महल ने आत्मसमर्पण करने से इनकार कर दिया और नेपाल चली जाती है और वहीं से फिर विद्रोह को अंजाम देते हैं। 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? तो असफलता का कारण आपको पता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी। ठीक है, बिना प्लानिंग के था। आप देख सकते हैं 1857 के विद्रोह की असफलता का मुख्य कारण किसी सामान्य योजना तथा केंद्रीय संगठन की कमी थी। विद्रोहियों ने नेताओं में कोई संगठन की भावना देखने में नहीं आई, इसलिए 82 वर्षीय बहादुर शाह कमजोर था। उसके द्वारा विभिन्न सरदारों का आह्वान करना काफ़ी नहीं था और साथ ही विद्रोहियों ने वीरता तो दिखाई और सरकार का विनाश करने पर वे तुले हुए भी प्रतीत होते थे, किंतु ऐसा करने के लिए उनके पास किसी सुनियोजित कार्यक्रम का पूर्ण अभाव था। उनमें अनुशासन की कमी थी। अगला क्वेश्चन है हमारा कथन और कारण से संबंधित। 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ब्रिटिश सरकार से स्वतंत्रता प्राप्त करने में असफल रहा और कारण है बहादुर शाह जफर के नेतृत्व को जन सहयोग नहीं मिला था और अधिकांश महत्वपूर्ण रियासतों के शासक उनका साथ देने में कतरा गए थे। तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट क्या हो जाएंगे? राइट हो जाएंगे। ठीक है, ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन ए आर का स्पष्टीकरण भी सही है। आप देख सकते हैं 1857 के विद्रोह का स्वरूप मुख्यतः सामंतवादी था, जिसमें कुछ राष्ट्रवाद के तत्व विद्यमान थे। अवध तथा रुहेलखंड के तथा अन्य उत्तरी भारत के सामंतवादी तत्वों ने विद्रोह का नेतृत्व किया और दूसरी ओर अन्य सामंतवादी तत्वों जैसे पटियाला, जींद, ग्वालियर व हैदराबाद के राजाओं ने इस विद्रोह का दमन करने में सहायता की। और संकट के समय कैनिंग ने कहा था, यदि सिंधिया भी इस विद्रोह में शामिल हो जाए तो मुझे कल ही बिस्तर गोल करना होगा। ये किसने कहा था? लॉर्ड कैनिंग ने। अगला क्वेश्चन है, महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा 1 नवंबर 1858 को की थी। पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं 1857 की क्रांति के दमन के पश्चात 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा की और इस घोषणा के बाद भारत में कंपनी के शासन को समाप्त कर भारत को सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन कर दिया गया। एक भारतीय मंत्री या सचिव तथा 15 सदस्यों वाली इंडियन काउंसिल की स्थापना की गई और तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग को ही भारत का वायसराय बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया था। तो कौन कौन से प्रांत थे? जैसे गोरखा हो गया, सिख हो गया और पंजाबी उत्तर प्रांत से। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का चयन गोरखा, सिख एवं पंजाब के उत्तर प्रांत से किया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो 1857 की क्रांति को षड्यंत्र की संज्ञा दी थी सर जेम्स आउट्रम एंड डब्ल्यू टेलर के द्वारा।
ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं सर जेम्स आउटरम और एफ.डब्ल्यू. टेलर ने 1857 के विद्रोह को हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम बताया। आउटरम का विचार था कि यह मुस्लिम षड्यंत्र था जिसमें हिंदू शिकायतों का लाभ उठाया जाए। जॉन लॉरेंस और सिले के अनुसार वह केवल सैनिक विद्रोह था और सर जॉन सिले के अनुसार 1857 का विद्रोह एक पूर्णतया देशभक्त रहित और स्वार्थी सैनिक विद्रोह था जिसमें न कोई स्थायित्व नेतृत्व ही था और न ही इसे सर्वसाधारण का समर्थन प्राप्त था। उसके अनुसार यह एक स्थापित सरकार के विरुद्ध जो है भारतीय सेना का विद्रोह था। अगला क्वेश्चन है हमारा 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 50 का ए, बी.डी. सावरकर के द्वारा। बी.डी. सावरकर ने अपनी पुस्तक द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 मोस्ट इंपोर्टेंट बुक है में 1857 के विद्रोह को सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम यानी प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी थी। किसने? बी.डी. सावरकर के द्वारा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भी भारतीय फौज के नौ संगठन से संबंधित है? तो वो आयोग है आपका पील आयोग। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भी भारतीय फौज के 9 संगठन से संबंधित है पील आयोग। 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भी ब्रिटिश सरकार ने भारतीय फौज के 9 गठन के लिए पील आयोग का गठन किया जिसने सेना के रेजिमेंटों को जाति, समुदाय और धर्म के आधार पर विभाजित किया और यूरोपीय सैनिकों की संख्या जो 1857 से पूर्व 45,000 थी अब उसे 65,000 कर दिया गया और भारतीय सैनिकों की संख्या 2,38,000 से घटाकर 1,40,000 कर दी गई और बंगाल में यूरोपीय सैनिकों का भारतीय सैनिकों से जो रेशियो था 1/2 का अनुपात रखा गया जबकि मद्रास तथा बंबई में यह अनुपात 1/3 का था, 1:3 का था। अगला है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, नील विद्रोह किसके बारे में था? तो नील विद्रोह का संबंध आपका हो जाएगा नीले रंग के झंडे वाला एक विद्रोही आंदोलन। यहाँ पे जो है नील विद्रोह का संबंध आपका हो जाएगा रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे पर उनसे एक अमान्य मूल्य पर जबरदस्ती जो कार्य किया जा रहा था उसी को नील विद्रोह कहा जाता है। ठीक है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं 1859 और 60। ठीक है, टाइम पीरियड है 1859 और 60 ईस्वी में बंगाल के नदिया जिले के गोविंदपुर में विष्णु विश्वास और दिगंबर विश्वास के नेतृत्व में नील बागान मालिकों के विरुद्ध हुआ। यह आंदोलन नील विद्रोह के नाम से जाना जाता है। विद्रोह का मूल कारण ददनी प्रथा थी और ददनी प्रथा क्या थी? जिसमें बागान मालिक किसानों को नील की खेती करने के लिए कुछ पैसा अग्रिम भुगतान कर देता था और इस भुगतान के बदले किसान नील उगाते तथा उपज उसी बागान मालिक को पूर्व निर्धारित दर जो बहुत ही कम होती थी पर नील बेचने के लिए बाध्य हो जाते थे। इस प्रकार की बेगार कृषि के विरुद्ध जो है किसानों का विद्रोह नील विद्रोह था। इस पर दीनबंधु मित्र ने नील दर्पण नाटक भी लिखा है। मोस्ट इंपोर्टेंट, बहुत बार पूछा गया है, नील दर्पण का संबंध किससे है? दीनबंधु मित्र से, जो नील आंदोलन की दुर्दशा से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन है? तो कौन हो जाएंगे? दीनबंधु मित्र। ठीक है, दीनबंधु मित्र यानी 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है और सरकार भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता है। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा वह है रैयतवाड़ी प्रथा। आप देख सकते हैं रैयतवाड़ी प्रथा के अंतर्गत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता है। अगला है, पागल पंथ की स्थापना किसने की थी? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, पागल पंथ की संप्रदाय की स्थापना की थी करम शाह के द्वारा। ठीक है, पागलपंथ एक धार्मिक संप्रदाय था जिसे उत्तरी बंगाल के करम शाह ने चलाया था और करम शाह का पुत्र तथा उत्तराधिकारी टीपू धार्मिक एवं राजनीतिक उद्देश्यों से प्रेरित था। उसने जमींदारों के विरुद्ध जो है मुजारों पर किए गए अत्याचारों के विरुद्ध आंदोलन किया और 1825 ईस्वी में टीपू ने शेरपुर पर अधिकार कर लिया और राजा बन बैठा। वह इतना शक्तिशाली हो गया कि स्वतंत्र सत्ता का प्रयोग करने लगा और प्रशासन को चलाने के लिए उसने एक न्यायाधीश, एक मजिस्ट्रेट और एक कलेक्टर नियुक्त किया था। अगला है हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट, फराजी कौन थे? तो फराजी कौन थे? हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी जो थे वो फराजी कहलाते हैं, यानी ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं फराजी लोग जो है बंगाल के फरीदपुर के हाजी शरीयतुल्लाह द्वारा चलाए गए संप्रदाय के अनुयायी थे। ये लोग अनेक धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक
आमूल परिवर्तनों का प्रतिपादन करते थे और शरीयतुल्लाह के पुत्र दादू मियाँ ने बंगाल से अंग्रेजों को निकालने की योजना बनाई और यह विद्रोह 1838 से 1860 ईस्वी के दौरान चलता रहा और अंत में इस संप्रदाय के अनुयायी बहावी दल में सम्मिलित हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, फरेजी आंदोलन की शुरुआत किसने की थी। यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है, वीडियो को आराम से देखिए। तो फरेजी आंदोलन की शुरुआत जो की थी वो हाजी शरीयतुल्लाह के द्वारा की गई थी। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, कूका आंदोलन को किसने संगठित किया था। तो कूका आंदोलन का संबंध आपका गुरु राम सिंह से हो जाएगा। सी इसका राइट आंसर है। आप देख सकते हैं कूका आंदोलन जो है बहावी आंदोलन से बहुत कुछ मिलता जुलता था। दोनों धार्मिक आंदोलन के रूप में आरंभ हुए किंतु बाद में ये राजनीतिक आंदोलन के रूप में परिवर्तित हो गए, जिसका सामान्य उद्देश्य अंग्रेजों को देश से बाहर निकालना था। पश्चिमी पंजाब में कूका आंदोलन की शुरुआत हुई थी। कहाँ हुई थी? पश्चिमी पंजाब में। और 1840 के दशक में भगत जवाहर मल द्वारा की गई, जिसमें मुख्यतः सियान साहब के नाम से पुकारा जाता था। और गुरु राम सिंह ने कूका आंदोलन को संगठित किया तथा जुझारू बनाया और इनका उद्देश्य सिख धर्म में प्रचलित बुराइयों और अंधविश्वासों को दूर कर इस धर्म को शुद्ध करना था। और 1872 ईस्वी में इस आंदोलन के एक नेता राम सिंह को रंगून निर्वासित कर दिया गया, जहां इनकी 1885 में मृत्यु हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, 1875 में 75 के दक्कन के दंगों का तात्कालिक कारण था। तो 1875 के जो दक्कन के दंगे थे उसका तात्कालिक कारण महाजनों द्वारा ऊंची ब्याज दर कर दिए जाने के कारण हुआ था। ठीक है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं 1875 में दक्कन के विद्रोह के अनेक कारण थे, जैसे महाजनों द्वारा ऊंची ब्याज दर और कृषकों का स्थायी रूप से कर्जदार होना। भू राजस्व की ऊंची ब्याज दर, कृषकों की अशिक्षा और गरीबी के कारण उनके खेत जो है घर आदि को गिरवी रखकर ऋण पत्र पर उनसे हस्ताक्षर करवाना था। अगला क्वेश्चन है हमारा, महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित किया था। तो महाराष्ट्र में जो रामोसी कृषक जत्था था उसका संबंध है वासुदेव बलवंत फड़के से। ठीक है, सी राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं प्रारंभिक क्रांतिकारियों में अग्रणी वासुदेव बलवंत फड़के 1855 से 83 ने बम्बई प्रेसिडेंसी के रामोसी जनजाति के लोगों को संगठित करके प्रशिक्षित लड़ाकू बल में परिवर्तित किया। इन्हें काला पानी की सजा दी गई तथा 1883 ईस्वी में आमरण अनशन से इनकी मृत्यु हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, रामोसी विद्रोह सही रूप में किस भौगोलिक इलाके में हुआ था। तो रामोसी विद्रोह जो हुआ था वो हुआ था पश्चिमी घाट में। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं पूछा गया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। पश्चिमी घाट के रहने वाले रामोसी जाति के लोगों ने 1882 ईस्वी में अपने नेता सरदार चित्तूर सिंह के नेतृत्व में रामोसी विद्रोह किया था। ठीक है, और रामोसी ने सतारा के आसपास के क्षेत्रों को लूटा और किलों पर भी आक्रमण कर लिया। और 1825 से 26 ईस्वी में भयंकर अकाल और अन्नाभाव के कारण इन्होंने इन्होंने उमाजी के नेतृत्व में पुनः विद्रोह किया था। अगला क्वेश्चन है, बघेरा विद्रोह कहाँ हुआ था। तो बघेरा विद्रोह का संबंध आपका बड़ौदा से हो जाएगा, यानी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं बघेरा विद्रोह 1818 ईस्वी में अंग्रेज सरकार के विरुद्ध किया गया। बघेरा विद्रोह बड़ौदा में हुआ और बड़ौदा के गायकवाड़ों ने अंग्रेजी सेना की सहायता से बेघरों से अधिक कर एकत्र करने का प्रयत्न किया, जिसके परिणामस्वरूप बघेरा सरदारों ने विद्रोह कर दिया। और 1818 और 1819 ईस्वी के मध्य अंग्रेजी प्रदेश पर भी आक्रमण किया। यह विद्रोह 1820 के ईस्वी के आसपास समाप्त हो जाता है। अगला है, मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति का नाम है। तो मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध जो विद्रोह करने वाली जनजाति थी वो थी आपकी खोंड जनजाति। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप नोट डाउन कर सकते हैं, देख सकते हैं। खोंड जनजाति के लोग तमिलनाडु से लेकर बंगाल और मध्य भारत तक फैले विस्तृत पहाड़ी क्षेत्रों में रहते थे और पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण ये वस्तुतः स्वतंत्र थे। इन्होंने 1837 से 1856 ईस्वी तक अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया। इस आंदोलन का नेतृत्व युवा राजा के नाम पर चक्र बिसोई ने किया था। पूछा गया है क्वेश्चन कि नेतृत्व किसने किया, चक्र बिसोई। ठीक है, और विद्रोह का जो कारण था आपका वो क्या था, वो था ब्रिटिश सरकार द्वारा मानव बलि जो है को प्रतिबंधित करने के प्रयास और अंग्रेजों द्वारा नए करों का करारोपण और अनेक क्षेत्रों में जमींदारों तथा साहूकारों के प्रवेश से संबंधित थे, जिनके कारण आदिवासियों को अनेक कष्टों का सामना करना पड़ा। और अंग्रेजों ने एक मरीहा एजेंसी गठित की जिसके विरुद्ध खोंडों ने विद्रोह किया, परंतु 1855 ईस्वी में चक्र बिसोई जो है लुप्त हो गए, जिसके बाद यह आंदोलन समाप्त हो जाता है। अगला छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये भी। ठीक है, ये सभी
जनजातीय विद्रोह हैं, तो छोटा नागपुर जो विद्रोह हुआ था वो हुआ था आपका, इसमें राइट आंसर नहीं है, ऑप्शन नहीं है, तो देख लेते हैं। छोटा नागपुर जनजातीय विद्रोह के नाम से कोई विद्रोह नहीं हुआ, फिर भी इस क्षेत्र में हुए विद्रोह की एक लंबी श्रृंखला है जिसे अलग अलग नामों से जाना जाता है, और दिए गए विकल्प में कोई भी तिथि किसी भी विद्रोह का सही समय नहीं है। इस क्षेत्र में कोल विद्रोह हुआ था, कोल विद्रोह 1831 से 32 के बीच। संथाल विद्रोह हुआ था, मोस्ट इंपोर्टेंट है संथाल विद्रोह, ये 1857 की क्रांति के एक साल पहले हुआ था, 1855 से 56 के बीच हुआ था, तथा मुंडा विद्रोह हुआ था और 1899 में, और तक कोई भी विकल्प यहाँ पर राइट नहीं है। अगला क्वेश्चन है हमारा, 1855 ईस्वी में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? तो 1855 में जो है संथालों ने, वो अंग्रेज कमांडर था आपका मेजर बारो, जिसको हराया था। आप देख सकते हैं 1855 ईस्वी में संथालों ने भागलपुर क्षेत्र के भोगनाडीह तालुके में विद्रोह कर दिया था। उन्होंने एक साथ पुलिस और दिक्कुओं पर आक्रमण किए थे, जिसका नेतृत्व सिद्धो कानो, ठीक है, सिद्धो और कानो नामक दो भाइयों ने, और चांद और भैरव ने किया था। और संथाल विद्रोह को दबाने के लिए मेजर बारो के नेतृत्व में एक सेना भेजी गई, जिसे पीर पैंती के युद्ध में संथालों ने हरा दिया था। अगला क्वेश्चन है, ईस्वी 1855 में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो कब किया था 1855 में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? इसका राइट आंसर है आपका ए, सिद्धो और कान्हो के द्वारा। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, मुंडाओं के विद्रोह खड़ा किया था। तो मुंडा विद्रोह कब हुआ था? वो था 1895 में, यानी 1895 में। आप देख सकते हैं मुंडा आदिवासियों का विद्रोह था जो 1899 से 1900 के बीच हुआ, और इसका नेतृत्व बिरसा मुंडा ने किया था। और मुंडा जाति में सामूहिक खेती का प्रचलन था, लेकिन जागीरदारों, ठेकेदारों, बनियों और सूतकरों ने सामूहिक खेती की परंपरा पर हमला बोला, और मुंडा सरदार 30 वर्ष तक सामूहिक खेती के लिए लड़ते रहे। किंतु विकल्प में निकटतम उत्तर 1895 दिया है, इसलिए विकल्प डी सही होगा, ठीक है। और 1895 में बिरसा ने अपने आप को भगवान का दूत भी घोषित किया था, इसलिए 1899 से 1900 के बीच हुआ था, लेकिन करीबी जो है 95 को माना गया है। अगला है, उल गुलान विद्रोह किससे जुड़ा है? तो उल गुलान विद्रोह का संबंध आपका बिरसा मुंडा से ही है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं मुंडा विद्रोह उल गुलान महान हलचल के नाम से जाना गया। यह विद्रोह इस अवधि का सर्वाधिक प्रसिद्ध आदिवासी विद्रोह था, और मुंडों की पारंपरिक, ठीक है, पारस्परिक भूमि व्यवस्था खूटकट्टी या मुंडारी का जमींदारी या व्यक्तिगत भूस्वामित्व वाली भूमि व्यवस्था में परिवर्तन के विरुद्ध मुंडा विद्रोह की शुरुआत हुई, लेकिन कालांतर में बिरसा ने इसे धार्मिक और राजनीतिक आंदोलन का रूप दिया था। अगला है हमारा, हुआ था, और यहाँ पे और देख लेते हैं 1895 में बिरसा ने अपने आप को भगवान का दूत घोषित किया था, ये भी पूछा गया है, और हजारों मुंडाओं का नेता बन गया। उसने कहा कि दीको या गैर आदिवासियों से हमारी लड़ाई होगी, और उनके खून से जमीन इस तरह लाल होगी जैसे लाल झंडा, ये स्टेटमेंट उसके द्वारा दिया गया था। और 1899 ईस्वी में क्रिसमस की पूर्व संध्या पर बिरसा मुंडा ने जाति का शासन स्थापित करने के लिए विद्रोह का ऐलान किया, और 6000 मुंडा तीर, तलवार और कुल्हाड़ी लेकर बिरसा के साथ हो गए। लेकिन बिरसा मार्च 1900 ईस्वी के शुरू में गिरफ्तार कर लिया गया, और जून में वह जेल में मर गया। वो विद्रोह कुचल दिया गया, और पर बिरसा जो है अमर हो गया। अगला है, बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र कौन सा था? तो बिरसा मुंडा का जो कार्यक्षेत्र था वो था रांची। रांची कहाँ है? अपना वो जो है झारखंड हो जाएगा। बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र जो है रांची से लेकर भागलपुर तक था। बिरसा मुंडा का जो मुख्य उद्देश्य जनजातियों में समाज सुधार करना एवं ब्रिटिश सत्ता से दूर रखना, और बिरसा ने अनेक देवताओं यानी बोंगा को पूजा की छोड़कर अपने अनुयायियों से एक ईश्वर सिंह बोंगा की पूजा करने का आह्वान किया था। अगला है, 1899 से 1900 ईसा की मुंडा क्रांति का नेता कौन था? तो मुंडा क्रांति का जो नेता था वो था आपका बिरसा मुंडा। अगला क्वेश्चन है, बिरसा मुंडा किसके पक्ष में थे? तो झारखंड के पक्ष, यानी रांची का संबंध कहाँ है? झारखंड से। अगला है, 1831 में बुद्धो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह किस क्षेत्र से हुआ था? तो 1831 में जो बुद्धो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह हुआ था वो क्षेत्र था आपका सिंह भूमि, ठीक है, यहाँ पे सिंह भूमि है बी। सिंह भूमि का संबंध आपका हो जाएगा छोटा नागपुर के पठार से। 1831 ईस्वी में बुद्धो भगत के नेतृत्व को कोल विद्रोह या छोटा नागपुर क्षेत्र के सिंहभूमि, पलामू, हजारीबाग तथा मानभूम क्षेत्रों से हुआ था। इस विद्रोह का स्वरूप आर्थिक और राजनीतिक था, और इस विद्रोह के पनपने का सर्वप्रमुख कारण इन क्षेत्रों के जमींदारों द्वारा भूमि कर को अत्यधिक बढ़ाया जाना था।
अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, हौज विद्रोह हुआ था। हौज विद्रोह का संबंध आपका 1820 और 21 असहयोग आंदोलन के दौरान हुआ था 1820 और 1821 से, ठीक है, जिसका केंद्र जो है संथाल परगना था। अगला है, किस स्थान पर आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था? तो अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह आदिवासियों ने किया था, यहाँ पे राइट आंसर एक भी नहीं है, तो एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं, वो था छठा नागपुर की हो और मुन्ना जनजातियों ने 1820-22 ईस्वी पुनः 1831 ईस्वी में ब्रिटिश सेनाओं को चुनौती दी और इस क्षेत्र में 1837 1837 ईस्वी तक अशांति व्याप्त रही और सिंध के जनजातियों ने भी लगातार अंग्रेजों के विरुद्ध जो विद्रोह किया था। अगला है, इनमें से किसने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ बगावत नहीं की थी? तो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंट्रोल के खिलाफ जो बगावत नहीं की थी वह है हैदराबाद का निजाम, ठीक है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं हैदराबाद के निजाम को छोड़कर उपयुक्त सभी विजयनगरम के राजा, तमिलनाडु के पोलिगार और त्रावणकोर के दीवान वेलुथम्पी ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण के खिलाफ विद्रोह किया था, लेकिन हैदराबाद के निजाम इसमें शामिल नहीं हुआ था। अगला है, बंकिम चंद्र चटर्जी की आनंदमठ में किस विद्रोह का उल्लेख है? तो वो विद्रोह है आपका सन्यासी विद्रोह, ठीक है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं बंकिम चंद्र चटर्जी कृति आनंदमठ का कथानक जो है सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। वंदे मातरम गीत आनंदमठ से ही लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति किस वायसराय ने अपनाई थी? तो अफगानिस्तान के प्रति जो आक्रामक नीति जो है वो अपनाई थी लॉर्ड लिटन के द्वारा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं 1876 की ईस्वी में लॉर्ड लिटन के वायसराय बनकर आने पर अफगानिस्तान के प्रति अपनाई गई नीति में परिवर्तन आया। कुशल आक्रमणता की नीति के स्थान पर अग्रगामी नीति का अनुसरण होने लगा। 1878 ईस्वी में द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध शुरू हो गया और 1879 ईस्वी में गंडमक की संधि की गई थी और इसी के माध्यम से जो आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था वो समाप्त होता है। गंडमक की संधि इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है। 1878 का वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया था? तो वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट को रद्द करने वाला जो वायसराय था वो था लॉर्ड रिपन, जिसे स्थानीय सुशासन का जनक भी कहा जाता है। ये भारतीय के बारे में थोड़ा सा जो है इसका जो नेचर था वो अच्छा था, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं लॉर्ड रिपन ने 1882 ईस्वी में वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट को रद्द कर दिया और भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों को अंग्रेजी भाषा के समाचार पत्रों के समान ही स्वतंत्रता दे दी। ज्ञातव्य है कि वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट 1878 में लॉर्ड लिटन के कार्यकाल, ठीक है, 1876 से 1880 में पारित हुआ और इस अधिनियम को मुंह बंद कराने वाला अधिनियम भी कहा गया। इस अधिनियम का सबसे घिनौना पक्ष यह था कि इसके अनुसार देसी भाषा तथा अंग्रेजी भाषा के समाचार पत्रों में भेदभाव किया गया था और इसमें अपराधी को अपील करने का अधिकार तक नहीं था और इस एक्ट द्वारा जिला मजिस्ट्रेट को यह अधिकार था कि वह किसी भी भारतीय भाषा के समाचार पत्र से बॉन्ड पेपर पर हस्ताक्षर करवा ले कि वह कोई भी ऐसी सामग्री नहीं छापेगा जो सरकार विरोधी हो। आप देख सकते हैं तानाशाही, कानून का विरोध करने वाले मुद्रणालयों की जमानत को मजिस्ट्रेट रद्द कर सकता था और इस अधिनियम के अधीन सोम प्रकाश, भारत मिहिर, ढाका प्रकाश, सहचर अनेक अन्य समाचार पत्रों के विरुद्ध जो मामले दर्ज किए गए थे। अगला है, स्थायी बंदोबस्त किसके साथ किया गया? मोस्ट इंपोर्टेंट, तो स्थायी बंदोबस्त का संबंध आपका हो जाएगा जमींदारों के साथ। आप देख सकते हैं 1793 लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है, स्थायी बंदोबस्त परमानेंट सेटलमेंट का संबंध किससे है? लॉर्ड कॉर्नवालिस से है 1793 से। भू राजस्व की स्थायी बंदोबस्त प्रणाली का प्रारंभ किया। इसने इस्तमरारी, जागीरदारी, मालगुजारी एवं विश्वेदारी आदि भिन्न भिन्न नामों से भी जाना जाता है। इनके अन्य नाम भी पूछे गए हैं। स्थायी बंदोबस्त नहीं पूछेगा तो इस्तमरारी या जागीरदारी पूछ लेगा। आदि नामों से भी जाना जाता है और यह व्यवस्था बंगाल, बिहार, ओडिशा, उत्तर प्रदेश के वाराणसी तथा उत्तरी कर्नाटक में लागू थी। इसके अंतर्गत समूचे ब्रिटिश भारत के क्षेत्रफल का लगभग 19% हिस्सा शामिल था। ये कितने परसेंट में जो है परमानेंट सेटलमेंट स्थायी बंदोबस्त लागू हुआ था? तो 19%। ये भी पूछा गया है, अंडरलाइन कर सकते हैं। और इस व्यवस्था के अंतर्गत जमींदारों को एक नए वर्ग को भूस्वामी घोषित कर दिया गया, जिसे भूमि के लगान का 10/11 भाग कंपनी को देना था और 1/11 भाग अपनी सेवाओं के लिए अपने पास रखना था। स्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत जमींदारों छोटे पूंजीपति जो है माने थे।
अगला है बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण था, वो था जमींदारों के लिए जमीन पर वंश परंपरागत अधिकार को स्वेच्छा से हस्तांतरित करने का अधिकार। सॉरी, यहाँ पे जो है बिहार परमानेंट सेटलमेंट का संबंध आपका भू राजस्व का राजस्व निर्णय करना, ठीक है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय भू राजस्व व्यवस्था आरंभ में 10 वर्षीय व्यवस्था के रूप में 1790 ईस्वी में लागू की गई थी, जो 22 मार्च 1793 को परमानेंट सेटलमेंट स्थायी बंदोबस्त के रूप में स्थापित हुई। और इस व्यवस्था को बिहार में लागू करने का जो कारण था वो जमींदारों के लिए जमीन पर वंश परंपरागत अधिकार को स्वेच्छा से हस्तांतरित करना तथा मूल कारण कंपनी के लिए भू राजस्व की एक निश्चित राशि तय करना था। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आई होप वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू सो मच।